नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। उत्तर प्रदेश विशेष की शुरुआत करते हैं। सूबे के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य देवरिया के पत्थर देवा पहुंचे, जहां इस दौरान उन्होंने विरोधियों पर जमकर हमला बोला और कहा कि बसपा, सपा और कांग्रेस की सरकार में कोई काम आता ही नहीं था, तो जनता के पास 15% ही काम जो है वो पहुंचे और 85% उनके पार्टी के दलाल खा जाते थे पैसे। उन्होंने मौजूदा अधिकारियों को नसीहत देते हुए कहा कि बीजेपी का एक कार्यकर्ता केशव मौर्य है। अगर कोई अधिकारी पार्टी कार्यकर्ताओं की बात नहीं सुनता है तो उनकी खैर नहीं है। जितने बसपा सपा के लोग हैं जो केवल ट्विटर पर ही देखते हैं, ये ट्विटर छाप नेता हैं, केवल ट्विटर पर दिखते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी। जौनपुर में भी समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता 2022 में अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए विजय यात्रा निकालकर क्षेत्र में जनता के बीच पहुंच रही हैं। जाफराबाद विधानसभा क्षेत्र में 10 चरणों में निकलने वाली विजय यात्रा के पहले चरण का आज समापन हुआ। सपा नेता शैलेश राय ने इंडिया न्यूज से बात करते हुए कहा कि बीजेपी भले ही 4.5 साल में विकास के दावे पेश कर रही है, लेकिन जमीनी हकीकत उससे परे है। देखिए ये खास रिपोर्ट। 2022 के चुनाव को लेकर के सभी पार्टियों ने जो है अपनी कमर कस ली है। समाजवादी पार्टी के जो मुखिया हैं अखिलेश यादव, उन्होंने जो है विजय रथ निकाला है और जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। इसी क्रम में जौनपुर में भी जो समाजवादी के नेता हैं समाजवादी पार्टी के, वो जो है घर घर जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और विजय रथ विजय यात्रा यहाँ पे भी निकाली गई। हम इस समय मौजूद हैं जफराबाद विधानसभा क्षेत्र में और यहाँ पे लोग आप देख सकते हैं किस तरह से जो है विजय यात्रा की अपनी जो तख्तियां लिए हुए हैं और ये लोग जो है पहले चरण में यहाँ पे क्षेत्र में गए। लोगों ने जो है यहाँ की जनता से जो है मुलाकात की। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं शैलेश राय, जो समाजवादी पार्टी के नेता और जिन्होंने ये यात्रा निकाली है। शैलेश जी, ये बताइए कितने चरणों में आप इस यात्रा को निकालने वाले हैं? हमारा पहला चरण जो है 12 तारीख को शुरू हुआ था, आज समाप्त हुआ है। एक हफ्ते के हमारे चरण है और हम 10 चरणों में इस यात्रा को करेंगे। क्या देखने को मिल रहा है क्षेत्र में आप जा रहे हैं, किस तरह का? क्योंकि बीजेपी जो है वो कह रही है कि 4.5 साल में विकास हुए हैं, आपको क्या नजर आ रहा है? देखिए, विकास जो हुआ है वो पब्लिक को मालूम है। कोई विकास नहीं हुआ, सब चीज़ें सिर्फ भाषण में और होल्डिंग में लगाई गई हैं। विकास एकदम जीरो हुआ है। जनता जान चुकी है, जाग चुकी है। वो माननीय अखिलेश के पिछले 2012 से लेकर 15 का जो विकास हुआ है, उसी विकास को फिर से देखना चाहती है, उसी का जीर्णोद्धार करना चाहती है। जी हाँ, बिल्कुल। तो ये है शैलेश राय जिन्होंने बताया कि ये जो पहले चरण में विजय यात्रा जो है जफराबाद क्षेत्र में निकाले हैं और अगर समाजवादी पार्टी से इनको अगर मौका मिलता है क्षेत्र में चुनाव लड़ने का, तो ये जाहिर सी बात है कि क्षेत्र में विकास का कार्य करेंगे। जो शिक्षा का स्तर है उसे बढ़ाने के लिए ये पूरी तरह से प्रयासरत रहेंगे। राजन मिश्रा, इंडिया न्यूज, जौनपुर। 2000 आगे बढ़ते हैं। वाराणसी से खबर है, जहां पर श्राइन सिटी घोटाले मामले में एक और आरोपी राजीव सिंह गिरफ्तार कर लिए गए हैं। राजीव सिंह जयपुर से गिरफ्तार किया गया है। जयपुर के खोतल में छिपा हुआ था राजीव सिंह। वाराणसी के सुसुवाही चितईपुर का रहने वाला है राजीव। आधा दर्जन मामलों में कई महीनों से वंचित था, फरार चल रहा था। श्राइन सिटी केस में हुई है चौथी गिरफ्तारी। सीपी ने पुलिस टीम को 50,000 रुपए इनाम देने का ऐलान भी किया है। एसीएस होम ने मुख्य आरोपी राशिद और आसिफ नसीम पर घोषित किया इनाम। दोनों आरोपियों पर 5 लाख रुपए का इनाम घोषित किया है। करोड़ों के श्राइन सिटी घोटाला में वाराणसी कमिश्नरेट पुलिस के द्वारा एक अभियुक्त जिसका नाम राजीव सिंह है, इसे जयपुर से गिरफ्तार किया गया है। जयपुर के थाना बजाज नगर में इनकी गिरफ्तारी दिखाई गई है। हमारी टीम जयपुर से इसे सड़क मार्ग से वाराणसी ला रही है। कल इसे ईओडब्ल्यू के विवेचक के द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा, वहां उसकी रिमांड की डिमांड की जाएगी। इस प्रकार से विगत 15 दिवस में वाराणसी कमिश्नरेट पुलिस के द्वारा श्राइन सिटी करोड़ों के घोटाले से संबंधित ये चौथा अभियुक्त है जिसकी गिरफ्तारी। और इस बीच में आपको जानकारी दें कि स्वतंत्रता के 75वें साल में मनाए जा रहे आजादी के अमृत महोत्सव के तहत 18 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश विधानमंडल का विशेष सत्र आयोजित होगा। लेकिन इस विशेष सत्र पर हंगामा चालू हो गया है, जहां नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी ने इस सत्र को नौटंकी करार दिया। वहीं कांग्रेस ने भी इस सत्र के औचित्य पर सवाल खड़े किए हैं।
आज़ादी के 75वें साल के उपलक्ष्य में मनाए जा रहे अमृत महोत्सव के तहत कल विधानसभा में विशेष सत्र बुलाया गया है। लेकिन विशेष सत्र के पहले ही हंगामा चालू हो गया है, जहां नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी विशेष सत्र के औचित्य पे सवाल खड़े कर रहे हैं, वहीं कांग्रेस भी विशेष सत्र को सरकार का नौटंकी करार दे रही है। सहयोगी अमीश के साथ रजनीश पांडे, इंडिया न्यूज, लखनऊ। हमारे सहयोगी रजनीश पांडे ने विपक्ष के उम्मीदवार नरेंद्र वर्मा से बातचीत की। नरेंद्र वर्मा ने कहा कि बीजेपी इस परंपरा को तोड़ रही है। नरेंद्र वर्मा ने सीएम योगी आदित्यनाथ पर भी पलटवार करते हुए कहा कि सत्ता पक्ष के लोग अजब गजब की बात करते हैं। नितिन अग्रवाल छोटे भाई हैं और ये परंपरा बीजेपी को नहीं छोड़नी चाहिए। आज विधानसभा उपाध्यक्ष का नामांकन हो गया। हालांकि तस्वीर तो क्लियर नहीं है, लेकिन जो ये परंपरा रही है विपक्षी पार्टी का कहना है कि ये परंपरा रही है, तो जो विधानसभा उपाध्यक्ष का पद होता है वो विपक्ष के पास होता है। हमारे साथ विपक्ष के कैंडिडेट की बात कर ले तो नरेंद्र सिंह वर्मा जी है। आप चुनाव लड़ रहे हैं समाजवादी पार्टी के तरफ से। जी हाँ, हमने आज नामांकन दाखिल किया है उपाध्यक्ष पद के लिए समाजवादी पार्टी की तरफ से। हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान अखिलेश यादव जी ने हमको इसके लिए अधिकृत किया है। हमने नामांकन फाइल किया है और हम चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी का भी आया, उनका एक बयान है, उन्होंने कहा कि ये विपक्ष का ही पद थे, हम लोगों ने ऑफर किया था, उनके तरफ से कोई किसी कैंडिडेट का नाम नहीं आया। जो कैंडिडेट है वो उन्हीं के पार्टी के है, मतलब कि जो नितिन अग्रवाल है उनको समाजवादी पार्टी के ही बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि उनके दल के हैं, हमने अपना कैंडिडेट बनाया। साथ ही उन्होंने कहा कि हम परंपरा कहाँ तोड़ रहे हैं। अब वो तो अजब गजब की बातें सत्ता पक्ष के लोग कहते हैं। परंपरा ये रही है प्रदेश की भी गौरवमयी विधानसभा की कि प्रदेश के विपक्ष के सबसे बड़े दल को एक पद जाता है। हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान अखिलेश यादव जी ने मुझे अधिकृत किया है और नितिन अग्रवाल जी हमारे छोटे भाई हैं, छोटे भाई समान हैं। उन्होंने समाजवादी पार्टी से चुनाव जीता। चुनाव जीतने के बाद वो दल के विरोध में काम करने लगे, जिसके ऑडियो वीडियो फुटेज अखबारों में क्या उन्होंने बोला, विधानसभा में डिबेट में क्या हिस्सा लिया। हमारी पार्टी ने उनके खिलाफ दल बदल विरोधी याचिका अध्यक्ष विधानसभा के यहाँ दी थी, जिसको अध्यक्ष विधानसभा ने अस्वीकार कर दिया। वो अप्रत्यक्ष तौर पर प्रत्यक्ष तौर पर भारतीय जनता पार्टी की बैसाखी पर रह करके चुनाव लड़ रहे हैं। निश्चित तौर पर अगर मुख्यमंत्री जी को जरा भी भारत के संविधान में, प्रदेश के गौरवमयी विधानसभा के गौरवशाली इतिहास में अगर जरा भी भरोसा होगा तो विपक्ष के सबसे बड़े दल के अधिकृत उम्मीदवार को इस पद पर पहुंचना चाहिए, ऐसी मुझे अपेक्षा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए नरेंद्र वर्मा थे। उन्होंने मुख्यमंत्री के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि ये चूंकि पद विपक्ष के पास रहा है, उनको नजीर पेश करना चाहिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, साथ ही उनके दल को। सहयोगी अमीश के साथ रजनीश पांडे, इंडिया न्यूज, लखनऊ। अगली खबर बरेली से है, जहां पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का प्रियंका गांधी पर निशाना। सिलेक्टिव पॉलिटिक्स करती हैं प्रियंका। अर्जुन मेघवाल, महंगाई पर ड्रामा कर रही है प्रियंका गांधी। अर्जुन मेघवाल उत्तर प्रदेश चुनाव के सह प्रभारी बनाए गए हैं और आपको जानकारी दें, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने साफ तौर पर यह जिक्र किया है और कहीं न कहीं कांग्रेस पर और प्रियंका पर जमकर निशाना साधने की कोशिश की है। 18 तारीख को होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा उपाध्यक्ष के चुनाव को लेकर कांग्रेस फिलहाल रणनीति नहीं बना पाई है। तो वही कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी का यह कहना है कि उनकी पार्टी का आलाकमान जल्द ही इस पर रणनीति बना लेगा। इस मुद्दे पर हमारे सहयोगी खुर्रम निजामी से खास बातचीत की कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने। उत्तर प्रदेश विधानसभा के उपाध्यक्ष का चुनाव 18 तारीख को होना है, यानी कि सोमवार को, और कांग्रेस का क्या रुख होगा ये जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि कांग्रेस की भी एक अहम पोजीशन है, भले उनके नंबर्स कम है। इस पूरे मसले पर बात करने के वहाँ मौजूद है नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता है। नसीम साहब, नंबर आपके पास है नहीं, आप दहाई में भी नहीं, इकाई में भी है, तो जाहिर सी बात है कि आपको तो उपाध्यक्ष मिलना नहीं चाहिए। लेकिन अगर हम परंपरा की बात करें तो जो उपाध्यक्ष पद होता है वो किसको जाता है? देखिए, हम विपक्ष में हैं और हमारे साथ साथ आधा दर्जन पार्टियां विपक्ष में हैं। उपाध्यक्ष, विधानसभा का उपाध्यक्ष जो है वो विपक्ष का पद है, ये विपक्ष में जाता है और विपक्ष बैठ करके ये तय करता है। दूसरी चीज़, जहाँ तक उपाध्यक्ष के चुनाव का सवाल है, तो अब 4 महीने बचे हैं इस विधानसभा के, यानी 4 साल 8 महीने आपने निकाल दिए।
4 महीने के लिए उपाध्यक्ष बनाने का मतलब क्या है? ये केवल और केवल कोरा नाटक है। मैं 1991 में पहली बार चुनाव लड़ा और पहली बार एमएलए का बांदा से लड़ा, बांदा से एमएलए बना। तो उपाध्यक्ष वर्मा जी थे, क्या नाम था वो, स्वर्गवास हो गया उनका, उनको बनाया गया तो विधानसभा गठन होने के 6 महीने के अंदर में बना दिया गया उनको। आप 4 साल 8 महीने बाद बना रहे हैं, 3-4 महीने के लिए बना रहे हैं। क्या मतलब उपाध्यक्ष का? ये केवल और केवल खाना पूर्ति है, विपक्ष को बेवकूफ बनाने का काम है। सत्ता पक्ष ने सारी चीज हथिया के अपने पास रखने के लिए उपाध्यक्ष विधानसभा का चुनाव कराया ही नहीं। कोई मतलब नहीं इसका। लेकिन एक अजीब सी स्थिति है कि भारतीय जनता पार्टी नितिन अग्रवाल का नाम पर तकरीबन फाइनल कर चुकी जो खबरें आ रही हैं। नितिन अग्रवाल समाजवादी पार्टी से विधायक थे, बाद में भारतीय जनता पार्टी में चले गए, लेकिन आज वो पार्टी में, तो क्या उनको अपनी पार्टी को नहीं मिला? दूसरी बात, क्या अपोजिशन की स्ट्रेंथ चेक करने के लिए ये चुनाव हो रहा है? देखिए, ये गहरी चाल है, भारतीय जनता पार्टी की गहरी चाल है। छुरी खरबूजा पे गिरे या खरबूजा छुरी पे गिरे, कटना खरबूजा को है। आप विपक्ष को समाप्त करना चाहते हैं, आप डर की सत्ता कायम करना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए बोल रहा हूं। इसलिए चूंकि जो नितिन अग्रवाल जी हैं, मैं व्यक्तिगत किसी पे आक्षेप नहीं लगाता, ना किसी पे वार करता, लेकिन नितिन अग्रवाल जी जो हैं, भले ही वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए, लेकिन गिनती उनकी जो संवैधानिक तरीका है, जो विधानसभा की नियमावली है, उसके तहत गिनती उनकी आज भी समाजवादी पार्टी में होगी। और इस विधानसभा की जो चल रही है, ये विधानसभा, इस विधानसभा के गठन बने रहने तक उनकी गिनती समाजवादी पार्टी में होगी या आयोग घोषित हो जाएंगे। कायदे से तो जो भी व्यक्ति नियमों के विरुद्ध जाता है उसको आयोग घोषित कर देना चाहिए। लेकिन ये कहीं चेक तो नहीं किया जा रहा कि अपोजिशन में स्ट्रेंथ कितनी, क्योंकि आपने कहा विपक्ष का होना चाहिए। अभी तक क्या की बात हुई है सपा से या फिर बसपा से? नहीं, हमारी अभी कोई बात नहीं हुई है। हमारे नेतृत्व की बात अपना चल रही होगी। वो मेरा वैसे भी क्षेत्र नहीं है, मेरा तो मीडिया है और सलाहकार समिति में हूँ और अभी स्ट्रेटजी कमेटी जो है उसको उसमें रखा गया हूँ, प्रचार कमेटी में। तो मेरा वो काम है। बाकी जहाँ बात आती है हमसे पूछा जाता है, सलाह ली जाती है, हम सलाह देते हैं। इस संबंध में अभी कोई बात नहीं हुई। नेतृत्व जो है अवश्य कुछ बात कर रहा होगा संभवतः, और वो निर्णय आज ही लेगा। कब तक उम्मीद करें? मैंने कहा ना कि निर्णय आज ही लेगा। इंडिया न्यूज़ बात करने का शुक्रिया। तो आप नसरुद्दीन सिद्दीकी साहब थे, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जो डिप्टी चेयरमैन होता है, उपाध्यक्ष होता है, वो अपोजिशन का होता है और 4 महीने के लिए बनाने का कोई मतलब नहीं। तो वहीं पर नितिन अग्रवाल, जिनका नाम प्रमुखता से चल रहा भाजपा की तरफ से, उनकी भी प्रत्याशिता पर उन्होंने एक संदेह प्रकट किया है कि वो देखा जाए तो उनकी गिनती समाजवादी पार्टी में हो रही है, तो वो कैसे भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट हो सकते हैं, और अगर बनाती है तो जाहिर सी बात है आयोग घोषित किए जा सकते हैं। तो अब देखना ये होगा कि अपोजिशन की आपस में कब तक बात होती है और क्या अपोजिशन में एका हो पाता है। वीडियो जर्नलिस्ट हरिओम के साथ खुर्रम निजामी, इंडिया न्यूज। बहुजन समाज पार्टी 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर पूरी तरह चुनावी मैदान में आ गई है। बहुजन समाज पार्टी ने आगरा के दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया। कार्यकर्ता सम्मेलन बसपा का शक्ति प्रदर्शन माना जा रहा है, जिसमें बसपा के कद्दावर नेताओं के साथ पार्टी के बीएसपी नेता मुनकाद अली मौजूद रहे। मंच से शंख की गूंज और मंत्रोच्चारण भी किया गया। कार्यकर्ता सम्मेलन के मंच से दक्षिण विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी रवि भारद्वाज का नाम घोषित किया गया। मंच से बसपा नेताओं ने केंद्र और प्रदेश की सरकार पर जमकर निशाना साधा। बढ़ती महंगाई के मुद्दे को भी इस मंच से उठाया गया और फिर एक बार बसपा की सरकार बनाने की अपील की गई। मैदान में आ चुके आज आगरा में कार्यकर्ता सम्मेलन था। यहाँ दक्षिण विधानसभा से प्रत्याशी घोषित किया गया। मुमताज जी हमारे साथ हैं, तो पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं। तो बसपा की क्या तैयारी है पूरी चुनाव को लेकर, 2022 को लेकर? बहुजन समाज पार्टी की पूरी तैयारी है और 2022 में बहुजन समाज पार्टी सरकार बनाएगी। और भी पार्टी सामने आ रही है, रथ यात्रा निकाल रही हैं। बसपा की क्या प्लानिंग है इस बार? क्या वो सब दिखावा है।
प्रोग्राम करने हैं तो ऐसे करें जैसे आज हमने किया है। कार्यकर्ता सम्मेलन एक विधानसभा का था, आपको एहसास हो जाओ कि किसकी सरकार बन रही है। तो कहीं ना कहीं ये अभी जी थे हमारे साथ जो कह रहे थे कि जिस प्रकार से जो रथ यात्राएं की जा रही है वो कहीं ना कहीं दिखावा है, ऐसे कार्यकर्ता सम्मेलन करने चाहिए ताकि जनता वोट दे सके। संजय सिंह, इंडिया न्यूज़। और वही लखनऊ से अगली खबर है जहां पर पिछड़े वर्ग सम्मेलन को सीएम ने किया संबोधित। पहले गरीबों के आवास नहीं बन रहे थे, आज 42 लाख आवास बन रहे हैं। आज कोयला संकट है लेकिन हम बिजली देंगे, त्योहारों को फीका नहीं पड़ने देंगे, जाति के नाम पर विघटन नहीं होने देंगे, सभी को योजनाओं का लाभ मिल रहा है, सबका साथ सबका विकास हमारा नारा है। आपकी उपस्थिति और उत्साह ऊर्जा देती है। बीजेपी राष्ट्रवादी विचारधारा पर विचार करती है। जो 14 में नारा बना था सबका साथ सबका विकास का, उससे पहले प्रदेश और देश में जिन लोगों ने शासन किया था उन लोगों का नारा होता था कि सबका साथ लेकिन उनके परिवार का विकास, यानी उनके स्वयं के विकास के बारे में वे सबका साथ लेना चाहते थे। वे कभी भी उनका दृष्टिकोण परिवार से ज्यादा बढ़कर के नहीं, वो अपने स्वयं के परिवार का, स्वयं और स्वयं के परिवार के विकास के अलावा समाज और राष्ट्र के बारे में उनकी चिंता थी ही नहीं। और यही कारण रहा कि प्रदेश पिछड़ता गया, प्रदेश पिछड़ता गया, बदहाली होती गई, बेरोजगारी बढ़ती गई, दंगों की आग में प्रदेश को झोंक दिया गया। 2017 के पहले उत्तर प्रदेश के अंदर आवास गरीबों को नहीं बन रहे थे। आज हम लोग ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में 42 लाख लोगों की आवास बना रहे हैं, उनको प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना के साथ जोड़ रहे हैं। 2017 के पहले स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत गरीबों के शौचालय नहीं बन पा रहे थे। आज 2,61,00,000 गरीबों के शौचालय बनाने के बाद अब ग्रामीण क्षेत्र में सामुदायिक शौचालयों के निर्माण का कार्य भी हो रहा है। पहले बिजली 4 जनपदों में मिलती थी, 75 जनपदों में 4 जनपद में बिजली, बाकी 71 जनपद अंधेरे में रहते थे। आज भाइयों बहनों, आपने देखा होगा कोयला का संकट वर्तमान में आया है। जो कोयले की खदान थी वहां पानी भर गया भारी बरसात के कारण, लेकिन तब भी 1 यूनिट बिजली हमें 22 रुपए की पड़ रही, तब भी हम बिजली खरीद रहे। चलिए, वक्त एक छोटे से ब्रेक का, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। सुपुत्र मेडिटेशन गुरु बेहद नेक और पिताश्री थोड़े रंगीन।